अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर सलमान अमीन मलिक फॉर द कोर्स लीनियर अलजेब्रा। आज हमारा 21st लेक्चर है और थर्ड पार्ट जो मेजर पार्ट है लीनियर अलजेब्रा के कोर्स का वो हमने स्टार्ट किया हुआ है लास्ट 3 लेक्चर से। लास्ट लेक्चर में लेट मी रिकॉल यू व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने द कंसेप्ट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इसको रिकॉल किया था और क्योंकि हमने वेक्टर स्पेसेस डिफाइन कर लिए हैं तो हमने कुछ एग्जांपल्स की थी जो कि अदर देन आर एन स्पेसेस के वेक्टर्स थे, उनको भी हमने देखा था और आर एन की भी जो है कुछ एग्जांपल्स दोबारा से की थी। उसके बाद हमने बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस एंड अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इस टर्म को डिफाइन किया था कि व्हेनेवर वी से अ सेट अ बेसिस, कोई भी एक सेट हो जो कि ऑफ कोर्स सबसेट होगा वेक्टर स्पेस का, उसको बेसिस कब कहेंगे। जस्ट रिकॉल करवाने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि बेसिस ऐसा सेट है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कंटेन करता है, यानी कि उसके वेक्टर्स जो होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और जब उन वेक्टर्स का जो कि बेसिस में वेक्टर्स हैं उनको स्पैन किया जाए, तो जब स्पैन किया जाए तो कंप्लीट पूरी की पूरी स्पेस वेक्टर स्पेस आनी चाहिए, यानी कि स्पैन ऑफ दीज वेक्टर्स व्हिच आर इन योर बेसिस शुड बी इक्वल्स द वेक्टर स्पेस इटसेल्फ। अब ये बेसिस जो थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है ना ये कैरी करती हैं। आप देखें कि दोनों एक्सियम्स जो हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो, इसका मतलब है कि कोई एक वेक्टर जो है उस सेट में जो कि बेसिस फॉर्म करता है वो बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, यानी कि वो एवरी वेक्टर इज इंडिविजुअल इन इटसेल्फ, एवरी वेक्टर हैज हिज ओन प्रॉपर्टीज। वी डोंट हैव अ वेक्टर इन अ बेसिस which can be written as a linear combination of other vectors. So every vector has his own properties, his own values, his own habits. ठीक है, इस तरह नहीं है कि एक वेक्टर की हैबिट्स जो हैं वो दो वेक्टर्स की हैबिट्स कंबाइन की। अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो इस तरह एक ह्यूमन बीइंग की जो हैबिट्स हैं वो किसी 2 या 3 या 4 ह्यूमन बीइंग्स की हैबिट्स का कंबाइन किया, देन द हैबिट्स ऑफ वन ह्यूमन बीइंग एग्जैक्टली मैचेस टू द हैबिट्स ऑफ द रिमेनिंग 10 और 20 और वट एवर ह्यूमन बींग्स। इस तरह की बात नहीं है, हर वेक्टर जो था वो इंडिविजुअल वेक्टर है और उस देयर इज नॉट अ सिंगल रिलेशन बिटवीन दीज वेक्टर्स। और लीनियर अलजेब्रा की लैंग्वेज में हम लीनियर कॉम्बिनेशन जो है कहते हैं कि इफ वन वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग और द रिमेनिंग वेक्टर्स देन वी से दैट दिस वेक्टर is a linearly dependent vector or the set of vector containing such vector is linearly dependent. तो बेसिस का दूसरा जो एक्सियम है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अगर आप उन वेक्टर्स का स्पैन लें तो आपकी ओरिजिनल वेक्टर स्पेस बन जाए। अब मैंने एट द एंड ऑफ दैट लेक्चर बेसिस की प्रॉपर्टीज जो 2 प्रॉपर्टीज जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं कि कोई सी वेक्टर स्पेस है उसकी बेसिस आपको पता चल गई। जब बेसिस पता चल गई हैं तो बेसिस इज द लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एंड बेसिस इज द स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट। इसको मैं एक्सप्लेन किया था लास्ट अपने पार्ट में लेक्चर के, प्रीवियस लेक्चर के। ये जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन को इनफैक्ट हम यूज करते रहे हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। किस तरह यूज करते रहे हैं? लेट्स से R5 हो, R5 की बेसिस 5 है, इसका मतलब है इसके बेसिस में 5 वेक्टर्स हैं। तो जो मैंने सेंटेंस अभी बोला है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर या सेट दे दिया जाए जिसमें वेक्टर्स लेट्स से 7 हो, वो कभी बेसिस नहीं हो सकता। ना वो कभी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि बेसिस जो होता है वो लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एनी सेट इन द वेक्टर स्पेस विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स is less than the number of vectors in the basis of that vector space.
अब जो एग्जांपल मैंने आपको बताई है कि R5 में अगर कोई एक सेट में आपको दे दूं जिसमें 6 वेक्टर हैं, R5 की बेसिस में कितने वेक्टर्स होते हैं? 5 वेक्टर। तो कोई भी सेट विच कंटेन्स मोर देन 5 वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट, और ये हम करते रहे हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब Rn या R5 से हम निकल आते हैं क्योंकि वेक्टर स्पेसिस को हमने डिफाइन कर लिया हुआ है। एनी सेट satisfying certain axioms is known as the vector space। जब वेक्टर स्पेस हम डिफाइन कर लिया हुआ है तो फिर हम हर वेक्टर स्पेस की बेसिस के बारे में बात कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट जो है ये हर वेक्टर स्पेस की बेसिस के लिए या हर वेक्टर स्पेस के सबसेट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या अब दूसरा पॉइंट क्या था कि बेसिस इज द स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट। अब R5 का फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल मैं लेके चलता हूं, R5 का कोई सेट में दे देता हूं आपको जिसमें 3 एलिमेंट्स हों और मैं ये कह दूं कि ये 3 एलिमेंट्स वाला सेट जो है ये बेसिस है R5 की, then of course this statement is false। Why false? Because these 3 set of containing 3 vectors of R5 ये linearly independent तो हो सकते हैं लेकिन स्पैन कभी नहीं कर सकते R5 को, क्योंकि मैंने आपको यह बताया था कि बेसिस इज द स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट। सो अ सेट कैन स्पैन द R5 which have at least 5 elements or more than 5 elements। A set can, मैं रिपीट कर रहा हूं, a set can span R5 if that set contains at least 5 or more than 5 vectors। ठीक है, जरूरी नहीं है। अब आपने ये नहीं समझना कि अगर आपके पास एक सेट 5 एलिमेंट्स का दिया गया हो तो आप ये कहें कि वो स्पैन करेगा ही करेगा। नो, दिस इज नॉट नेसेसरी कि अगर 5 एलिमेंट्स या 6 एलिमेंट्स वाला वेक्टर सेट दिया गया हो वो स्पैन करेगा R5 को। नो, वी विल चेक इट फॉर्मली। लेकिन जो स्टेटमेंट मैं आपको समझा रहा हूं कि वो ये है कि 4 एलिमेंट्स वाला कभी स्पैन नहीं कर सकता, 3 एलिमेंट्स वाला R5 को कभी स्पैन नहीं कर सकता, 2 एलिमेंट्स वाला कभी स्पैन नहीं कर सकता। सो वी मस्ट हैव एटलीस्ट 5 वेक्टर्स। 5 वेक्टर वाला सेट कैंडिडेट हो जाता है कि वो स्पैन कर सके, लेकिन स्पैन करता है या नहीं करता, वी विल यूज आवर प्रीवियस नॉलेज, जैसे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम है और स्पैन की फॉर्मल डेफिनेशन है कि आर्बिट्ररी वेक्टर R5 का लेके लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द 5 वेक्टर्स हम चेक करेंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं। ठीक है, तो ये दीज आर द 2 कॉन्सेप्ट्स, 2 ट्रिक्स, in fact I will call them the tricks, which are very useful in identifying whether a given set is linearly independent or linearly dependent, whether a given set of vectors span a certain space or not। ये 2 ट्रिक्स जो थे ये बड़े इंपॉर्टेंट थे लास्ट लेक्चर में, जो मैंने आपको जस्ट रिकॉल करवा दिए। आज के लेक्चर में इनफैक्ट हमने जो कोऑर्डिनेट हम डिफाइन करते हैं ना, कोऑर्डिनेट मैपिंग रिलेटिव टू अ बेसिस, वो हमने स्टडी करना है। इनफैक्ट ये भी कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियसली जो है स्टडी किया हुआ है, लेकिन क्योंकि हमने वेक्टर स्पेसिस Rn से हम निकल आए हैं, Rn से बहुत ज्यादा बड़ी स्पेसिस जो है वेक्टर स्पेसिस हम डिस्कस कर रहे हैं अदर देन Rn। तो हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट था Rn के लिए वो ही हम एक्सटेंड करेंगे और Rn का भी रिकॉल करेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह है। इनफैक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, आपके पास किसी एक वेक्टर स्पेस की V आपके पास वेक्टर स्पेस है, जरूरी नहीं कि Rn हो, Rn भी हो सकती है। V आपके साथ वेक्टर स्पेस है। अगर आपके पास एक बेसिस दी गई है तो बेसिस के वेक्टर्स में वी कैन राइट एवरी वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस V a unique representation, unique linear combination of vectors of basis। ठीक है, अब जो हर वेक्टर जो वेक्टर स्पेस में है उसको हम यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस में लिख सकते हैं। इस मैपिंग को कि आपका वेक्टर स्पेस में कोई भी वेक्टर है and we are having a unique solution which is in fact the solution of the linear combination of the
वेक्टर्स फ्रॉम द बेसिस इक्वल्स द वेक्टर एक्स, उसको हमने नाम दिया था कि कोऑर्डिनेट है, दिस इज द कोऑर्डिनेट। अगर आपके पास बेसिस डिफरेंट आती हैं, सो यू विल हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर द सेम वेक्टर स्पेस। ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि सेम वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस वही है, बेसिस तो एक से ज्यादा हो सकती है ना, ये मैंने आपको बताया था, बेसिस एक से ज्यादा डिफरेंट हो सकती हैं वेक्टर स्पेस की, लेकिन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस दैट रिमेन्स द सेम। ठीक है, एक वेक्टर स्पेस की बेसिस लेट से 10 है, तो आपके पास डिफरेंट बेसिस हो सकती हैं, लेकिन हर बेसिस में नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने होंगे, 10 ही होंगे। यही मैं आपको एक्सप्लेन करता आया हूं कि बेसिस वी कैन हैव डिफरेंट बेसिस बट द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन ईच बेसिस विल बी अ फिक्स नंबर। वो फिक्स नंबर जो है वो इनफैक्ट वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस क्या होती है। सो if you are given a particular basis for a vector space, then you can associate a vector, उस वेक्टर में एंट्रीज कितनी होंगी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। आप हर वेक्टर स्पेस के एलिमेंट के साथ एक वेक्टर एसोसिएट कर सकते हैं, जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ बेसिस इक्वल्स एक्स, उसका जो सोल्यूशन होता है उसके कोरस्पॉन्ड आप एक वेक्टर जो है, हर एलिमेंट जो आपका एक्स का आ रहा है उसको मैप करवा सकते हैं एक खास वेक्टर पे, यूनिक वेक्टर पे, और उस यूनिक वेक्टर जो आ रहा होता है उसको वी कॉल इट द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये हमने स्टडी करना है। एज यूजुअल आई विल स्टार्ट माय लेक्चर by solving one of the practice problem which I left for you in the previous lecture. Let's start our lecture. We are having the 21st lecture of linear algebra, and the questions, in fact there are two questions which I picked from the previous one. मैं जो है फर्स्ट क्वेश्चन ही करूंगा, दूसरा क्वेश्चन का बाद जस्ट आपको हिंट दे दूंगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस वन। और लास्ट लेक्चर में आई डू रिमेंबर कि मैंने आपको कोई ज्यादा हिंट नहीं दिए थे इन प्रॉब्लम्स के। So the first question is, find a basis for the set of vectors in R3 in the plane this one. अब फर्स्ट अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो मेरा क्या है कि x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल 0, ये जो है ये प्लेन है, इसकी ज्योमेट्री एक प्लेन है R3 में। अब I can write it as, and I can consider this one as x y z into the column vector 1 the row vector 2। ये जो इक्वेशन मुझे दी गई थी इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं। अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम इक्वेशन, x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल 0। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि इफ आई टेक दिस एज x, आई एम हैविंग ax इक्वल 0 विच इज होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन मैं लिखना चाहूं तो मैंने ये सीखा हुआ है कि x इक्वल्स 3y प्लस 2z, ये सॉल्यूशन है इसका। इसमें y और z बिलोंग्स टू रियल नंबर हैं और लीनियर अलजेब्रा की टर्मिनोलॉजी में वी कॉल इट द फ्री वेरिएबल्स, ये फ्री वेरिएबल्स हैं। अब इस होमोजेनियस सिस्टम को पैरामीट्रिक इक्वेशन, वेक्टर पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर्म में भी लिखा हुआ है, हमने सीखा हुआ है y z इक्वल्स y into some vector free variables plus z into some vector। x equals y का कंपोनेंट 3 है, जस्ट रिकॉल भी हो जाएगा आपको 3, y equals y आएगा 1 and 0 and here I should write 2 0 1। so every vector belongs to this plane, इसकी ज्योमेट्री प्लेन है,
इज इन फैक्ट रिटन इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर इस वेक्टर को मैं u कह लूं, इसको v कह लूं, सो माय एवरी वेक्टर x y z बिलोंग्स टू दिस प्लेन, जिसको मैं ये कह रहा हूं x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल 0 such that x y z belongs to real number has this form. It means कि मेरा h जो मैंने अभी ये डिफाइन किया इक्वल्स स्पैन ऑफ वेक्टर्स 3 1 0 एंड 2 0 1, इसका स्पैन। अब ये दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, हैंस स्पैन भी इक्वल्स इसके, ये जो प्लेन है इसके हो गया, और लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो बेसिस अगर मैंने लिखनी है तो इन्हीं वेक्टर्स को मैं सेट में लिख लेता हूं, जो कि मैंने इसको u कहा हुआ है, इसको v कहा हुआ है। सो दिस इज बेसिस फॉर दिस वन। सिमिलरली R2 में यहाँ पे ये लाइन है y इक्वल्स माइनस 3x, इस लाइन को आप लिख सकते हैं, यू कैन रीराइट दिस लाइन एज 3x plus y equals 0, and this could be considered as a system of linear equation whose solution is x equals y by 3. तो ये लाइन जो है ये सबस्पेस बन गई, और किसका x y जो है दो वेक्टर्स हैं, इसको इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल y में हम लिखेंगे 1 by 3 and 1। ये वेक्टर जो है लेट्स से w, your this line in R2 in fact is span of this vector w which is 1 by 3 1, और ये सिंगल वेक्टर है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है सिंगल वेक्टर, तो अगर नॉन नल वेक्टर नहीं है। सो द बेसिस ऑफ दिस स्पेस which is geometrically a line in R2 is 1 by 3 1, this vector। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन फाइंड अ बेसिस फॉर द सबस्पेस स्पैन्ड बाय दिस वन। इसमें हमने स्पैन तो ये कर ही रहा है, h इक्वल्स इनफैक्ट h क्या है, स्पैन ऑफ दीज वेक्टर साइन ऑफ t, साइन ऑफ 2t एंड साइन t cos t। If you recall the sin 2t को मैं लिख सकता हूं t plus t, so by using the formula the sin of t cos of t plus cos of t sin of t जो है ये इसके एक्सपेंशन होगी, it will become 2 times sin of t and cos of t। अब sin 2t को मैंने इस तरह लिख दिया। नाउ यू कैन इजी रियलाइज दैट दिस इज जस्ट अ मल्टीपल ऑफ दिस टर्म sin t cos t, सो आई विल रिमूव दिस वन। देन हमने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि स्पैन में कोई फर्क नहीं पड़ता, h इक्वल्स स्पैन विल रिमेन्स द सेम sin of t if I remove the one vector which is linear combination of other vector। और यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये linear combination है, इस वेक्टर को सिर्फ मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो I will get sin 2t। अब ये वेक्टर जो है ये जिसका स्पैन है, इसमें दोनों वेक्टर्स ये वेक्टर भी और ये वेक्टर भी जो है दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तो आपका बेसिस जो है वो फॉर्म कर गए। बेसिस विल हैव दिस साइन ऑफ टी एंड कॉज ऑफ टी एलिमेंट। In fact, there are two vectors in the basis of this subspace which is spanned by sin t, sin 2t, sin t and cos t. The first function, the first vector u1, u2 and u3. ठीक है? So let's start our today's lecture. The coordinates of A I have written here recall, क्योंकि ये हमने पहले से
प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है, लेकिन आर एन स्पेसिस के लिए, और आज जो है हम आर एन के लिए भी रिकॉल करेंगे और जो हमने दूसरी वेक्टर स्पेसिस डिफाइन की हैं उनके लिए भी रिकॉल करेंगे. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच एक्स बिलोंग्स टू आर एन with respect to a given basis B of Rn. ये हमने इस तरह कोऑर्डिनेट मैपिंग जो है x b जो है बेसिस आपको दी गई है b, तो हर एलिमेंट ऑफ Rn के कोरस्पॉन्ड हम एक वेक्टर असाइन कर सकते थे, और मैपिंग जो कि इस तरह की मैपिंग हमने स्टडी की हुई है अपने प्रीवियस लेक्चर में, उसको हम कहते थे कि दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव टू द बेसिस b. An important reason for specifying a basis B for a vector space V, अब देखें हम यहाँ पे कोई Rn नहीं लिख रहे, वेक्टर स्पेस V लिखते हैं, is to impose a coordinate system on V. So corresponding to each basis we will have a coordinate system for the vector space V. This is what we call the unique representation theorem. और ये इनफैक्ट मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही आपको बता दिया था कि अगर आपके पास बेसिस है किसी वेक्टर स्पेस V की, तो एवरी एलिमेंट ऑफ द वेक्टर स्पेस कैन बी रिटन एज अ यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ बेसिस B. ये रिजल्ट जो है ये वही स्टेट कर रहा है. लेट B इक्वल्स B1 सोन Bn बी अ बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस V. Then for each x in V, there exists a unique set of scalars, unique solution, such that x equals C1 B1 plus C2 B2 plus so on and so forth Cn Bn. यहाँ पे प्लस प्लस साइन होंगे. So we have a unique linear combination for this system. ये system of linear equation आएगा if B1 B2 Bn are the vectors from Rn. Coordinates of x relative to the basis B. अब ये जो यूनिक सोल्यूशन, तो हमें यूनिक रिप्रेजेंटेशन से पता चल गया कि यूनिक आपके पास वेक्टर होगा C1 C2 अप टू सो ऑन Cn, यूनिक सोल्यूशन होगा. अब x कोई भी हो उसके कोरस्पॉन्ड यू विल हैव अ यूनिक वेक्टर दिस वन. इस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ x with respect to basis B. So we have for each x of the vector space we have a unique vector like this, जो कि कोऑर्डिनेट है relative to a basis B. अगर बेसिस चेंज हो जाएंगी ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होंगे. सो एक ही वेक्टर स्पेस पे हमारे पास डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आएंगे, जो कि आज के लेक्चर में हमने स्टडी करने हैं. कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स रिलेटिव टू द बेसिस B, ये यहाँ पे बताया गया. सपोज B इक्वल्स B1 B2 अप टू सो ऑन Bn इज अ बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस V and x is in V. The coordinates of x relative to B basis B are the weights C1 C2. Here we have sum plus such that this equation holds. The mapping x equals x to B is the coordinate mapping determined by B, और ये मैंने आपको already explain कर दिया. ये भी just recall है. Consider the basis B1 B2 where B1 is this one and B2 is this one. Suppose an x belongs to R2 has the coordinate x b equals -2 3. Find x. x हमने निकालना हो तो हम क्या करते हैं? x equals in fact coordinate अगर ये है तो इसका मतलब है C1 B1 प्लस C2 B2. इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है? वो ये है, वो इनफैक्ट कोऑर्डिनेट होते हैं. इसका मतलब है C1 क्या है आपके पास? -2. C2 क्या है? 3. So if we have to find out x, we will just write down B1 1 0 plus 3 times 1 2. इसको सॉल्व कर लें. That will be -1 and 6. So our x is this one. The entries in the vector x equals 1 6 are the coordinates of x relative to the standard basis of R2. Recall that the standard basis of R2 contains these two vectors 1 0 and 0 1. और ये कई बार मैं explain कर चुका हूँ. I will not explain it once again.
सो ऑफ कोर्स x जो है 1 6 है, इसको अगर हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ दीज वेक्टर्स के सम में 0 1 और 1 0 के, तो वी विल पुट हेयर 1 एंड हेयर 6. सो x का 1 6 x था, तो इसका एक्स बी कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस वो वेक्टर इटसेल्फ ही बन गया x ऑफ p. So this is the identity mapping, what we call the identity mapping in terms of the mapping. अब y की यही जस्टिफिकेशन है, क्यों इस तरह है कि बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस ये होती है, तो उसका कोऑर्डिनेट बाय डेफिनेशन यही बनेंगे. अब ये एग्जांपल्स जो है ये एप्लीकेशंस में से डाली गई है. इन क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टल्स जिसमें डिफाइन होते हैं और क्रिस्टल्स जो है वो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं उनके एज वो वर्टेक्स जो है वो डिफाइन किया जाता है. द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस इज एडेड बाय चूजिंग अ बेसिस फॉर R3 that corresponds to 3 adjacent edges of one unit cell of the crystal. An entire lattice is constructed by stacking together many copies of one cell. एक सेल की जो है बेशुमार कॉपीज जो है वो हम बना के जो है क्रिस्टल जो है फॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर आर 14 बेसिक टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. दीज आर डिस्प्लेड इन दिस फिगर. ये जो फिगर है इसमें क्रिस्टल्स की जो है U, V एंड W ये सेट्स हैं R3 के वेक्टर्स हैं जो कि बेसिस फॉर्म करते हैं R3 की, और इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज सिंपल मोनोक्लिनिक क्रिस्टल व्हाट वी कॉल, दिस इज व्हाट वी कॉल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. ये आप देख रहे हैं बॉडी जो है ये सेंटर में है क्यूब के, एंड क्यूब इज फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स U, V एंड W. फेस सेंटर्ड orthorhombic crystal. Here these are the elements which are the linear combination of once again U, V and W, and crystals are defined in this face. ये हर faces पे है, U, V face पे है plane में, ये U, W plane में है, ये दो faces जो है ये दरमियान में नहीं है, space में नहीं है. ये जो है ये आपका जो है plane parallel to U, V plane है और intersecting at W उस plane में है, so on and so forth. So we have an application of the basis. In fact, more than that, we have more applications. I have just given the one applications from the crystallography. I have a remark here. When a basis B for Rn is fixed, the B coordinate vector of specified x is easily found. We can find out जब B आप basis को fix कर लेते हैं Rn की, we can easily find the coordinate of a vector. For example, let B1, B2 and x are this one. B ये जो है बेसिस फॉर्म करती है. बेसिस फॉर्म करने का मतलब आपको पता है क्या मतलब है कि फर्स्ट द सेट B is linearly independent set, contains linearly independent set, and second span of B span R2. यहाँ पे R2 के वेक्टर्स हैं तो इस एग्जांपल के लिए R2. फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर XB ऑफ X रिलेटिव टू B. तो कोऑर्डिनेट वेक्टर XB जो है ये आपने निकालना है और ये हमने सीखा हुआ है कि किस तरह निकालते हैं. वी हैव टू फाइंड आउट C1 B1 विच इज 2 1 प्लस C2 B2 which is -1 1 and it should be equals XB. in fact आपका क्या होता है ये C1 C2 होते हैं और C1 C2 कहाँ से आएंगे इस सिस्टम के सॉल्यूशन 4 5 इसके सॉल्यूशन से. ठीक है, तो C1 C2 निकालने के लिए आप इजीली 2 1 -1 1 4 5 इस सिस्टम को
रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। मैं रो जो है चेंज कर देता हूँ, 1 1 5 2 -1 4, देन आई मेक इट 0, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ पे -3 आएगा और यहाँ पे 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करने से -6 आएगा। सो माई C2 will be 2 and my C1 will be 5 minus C2, C1 will be 3. So the coordinate of x with respect to given basis B will be C1 3 and 2, and you can verify कि C1 equals 3 यहाँ पे डालें और C2 equals 2 डालें, आपकी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। ये जो वेक्टर इक्वेशन यहाँ पे हमने लिखी हुई है। An analogous change of coordinate can be carried out. In fact, जैसे ही हमारे पास किसी वेक्टर स्पेस की डिफरेंट बेसिस आएंगी तो हम रिलेशनशिप जानना चाह रहे हैं कि एक बेसिस का कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे बेसिस के कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह जाते हैं। यही ऑब्जेक्टिव है आज के लेक्चर का, जो कि नई बात है। जो प्रीवियस एग्जांपल किया ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी की थी। तो रिमार्क है, एन एनालॉगस चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स कैन बी कैरिड आउट इन Rn फॉर अ बेसिस P1 Bn. Let Pb be this matrix, then the vector equation equals this one, x equals Pb x of b, जैसे लास्ट एग्जांपल में होगी। अभी हमने जो किया है तो हमने Pb जो है वो बेसिस के कॉलम में निकाल लेते हैं, जैसे ये है लास्ट एग्जांपल। So our PB equals 2 1 -1 1। अब ये इक्वेशन जो है इसकी मैट्रिक्स इक्वेशन हम क्या लिख रहे हैं, x 4 5 equals PB 2 1 -1 1 into x coordinate of B which is 3 2, ये आपका। So x equals PB and coordinate of x with respect to basis B। ये इक्वेशन जो है ये हमने नेक्स्ट स्लाइड में लिखी है, ये exactly in the previous। We call PB the change of coordinate matrix from B to the standard basis in Rn। PB को हम कहते हैं change of coordinate matrix from basis B to the standard basis x, क्योंकि ये standard basis के कोऑर्डिनेट तो ये x इटसेल्फ होते हैं, ये हमने अभी ऑब्जर्व किया था पिछली स्लाइड में। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सिंस द कॉलम्स ऑफ PB फॉर्म अ बेसिस फॉर Rn, PB इज इनवर्टिबल। ये बेसिस बता रहे हैं Rn के, तो ऑफ कोर्स बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। कॉलम्स ऑफ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो जिस स्पेस से वो वेक्टर्स हैं उस स्पेस को स्पैन भी करेंगे। स्पैन करेंगे तो बाय इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम आपका मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल भी हो जाएगा। सो PB इज इन्वर्टिबल। इट मींस दैट वी कैन टॉक अबाउट द इनवर्स ऑफ PB। लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन, इफ वी मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय PB इनवर्स x इक्वल्स PB इनवर्स इनटू PB इनटू x ऑफ B, ये आपका बन गया। अब ये इनवर्स है अगर PB का, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए कोऑर्डिनेट x विद रिस्पेक्ट टू B PB इनवर्स x, क्योंकि इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही मैट्रिक्स आएगा। लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन बाय PB इनवर्स कन्वर्ट्स x इनटू इट्स B कोऑर्डिनेट वेक्टर दिस फॉर्म। एक्स बी कोऑर्डिनेट, तो हम ये एक नया क्राइटेरिया हमने सीख लिया कि एक्स बी अगर निकालना हो तो पी बी इनवर्स जो बेसिस आपकी दी गई है उसके कॉलम्स का मैट्रिक्स बनाएं, उसका इनवर्स निकाल लें और एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। यू विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी। द कॉरस्पॉन्डेंस दिस वन, यहाँ पे ये होगा एक्स टू प्रोड्यूस्ड हेयर बाय पी बी इनवर्स इज द कोऑर्डिनेट mapping mentioned earlier।
Since PB inverse is an invertible matrix, the coordinate mapping is a one-to-one linear transformation. Once again, we are using the invertible matrix theorem कि अगर हम एक linear transformation जो कि ये define की गई है और ये किस तरह define की गई है matrix notion में, अभी हमने observe किया PB inverse X इस तरह define की गई है. तो this is a one-to-one linear transformation from Rn to Rn. The coordinate mapping theorem, let B be a basis of a vector space V. Then the coordinate mapping, जो कि अभी हमने देखा है कि x equals PB inverse into x, ये मैपिंग जो है इस तरह डिफाइन की जाती है into x is one-to-one linear transformation from V on to Rn. Remark क्या लिखा हुआ है मैंने? Let's go to the remark. In general, a one-to-one linear transformation from a vector space V onto a vector space W is called an isomorphism from V on to W. Iso क्या है? Greek letter for के लिए, Greek letter which is used for the same, and morph Greek letter है which is used structure or form. So V and W are isomorphic, means they looks different. In fact, they have the same structure. The notion and terminology for V and W may differ. The notion and terminology may differ, but the two spaces are indistinguishable as vector spaces. In fact, isomorphic spaces are considered to be same. जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट मैं बनाता हूँ, उसमें मैं लिखता हूँ, ये एक सेट बनाता हूँ, उसमें मैं 1 2 3 लिखता हूँ. एक सेट मैं बनाता हूँ, उसमें 1 2 3 लिखता हूँ. अब ये these sets are the same things. In fact 1 2 3 ये मैंने वर्ड्स में लिखा हुआ है और ये मैंने मैथमेटिकल नोशन में लिखा हुआ है. ठीक है, सेट दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं. अगर मैं 2 + 1 करूं और प्लस जो है वो मैं डिफाइन करूं कि एडिशन है, यूजुअल एडिशन जो हम करते हैं, तो 3 आंसर आएगा. 2 + 1 इधर करूं, यहां भी 3 आंसर आएगा. लेकिन यहां पे 1 + 2 करूंगा तो मेरा 3 आंसर THR ही आएगा. यहां पे 1 + 2 करूंगा तो आंसर 3 आएगा in mathematical notion. So these such a sets are said to be isomorphic, जो in fact same which appears to be different, लेकिन in fact वो same ही होते हैं. For each operation in one set there is a corresponding operation in the other set vector space W. The notion and terminology V and W may differ, but the two spaces are indistinguishable as vector spaces. Every vector space calculation in V is accurately reproduced in W. ये बड़ा important concept है isomorphic का, and vice versa. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. In particular, any real vector space with basis of n vectors is isomorphic to Rn. That's why we have studied Rn in detail in the linear algebra. linear algebra के कोर्सेज में आपने नोटिस किया है ना कि हमने Rn स्पेसिस को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया है. सो कोई भी वेक्टर स्पेस हो जिसकी बेसिस में n वेक्टर्स हों, वो और वेक्टर स्पेस Rn जो है, these are the isomorphic. These are in fact indistinguishable. These are the same spaces. अब एक एग्जांपल हम करते हैं. Let B be the standard basis of the space P3. P3 की बेसिस के कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 3 + 1. तो ये बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस 1 2 3 4. 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं, 3 + 1 4 ही बनता है. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ आर्बिट्ररी पॉलिनोमियल इन द स्पेस P3 एंड डिफाइन द कोऑर्डिनेट मैपिंग एंड डिसाइड द वेक्टर स्पेस P3 इज आइसोमॉर्फिक टू विच यूक्लिडियन स्पेस. कौन सी यूक्लिडियन स्पेस के ये आइसोमॉर्फिक है? ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो सबसे पहले उसने हमें कहा है कि आप ये साबित करें कि ये जो इसकी है स्टैंडर्ड बेसिस है. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ आर्बिट्ररी पॉलिनोमियल.
आर्बिट्रेरी पॉलिनोमियल, आर्बिट्रेरी वेक्टर ऑफ R3 R4, ये आपको पता है हम आर्बिट्रेरी जब भी लेते हैं तो P ऑफ T बिलोंग्स टू द स्पेस P3 है, ठीक है। तो P ऑफ T जो है, P3 जो है, इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल और लेस देन क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, लीनियर और कॉन्स्टेंट्स भी हैं। तो हम आर्बिट्रेरी लेंगे तो हम लेट सपोज कर लेते हैं A0, दिस इज द आर्बिट्रेरी एलिमेंट, प्लस A1 T प्लस A2 T स्क्वायर प्लस A3 T क्यूब। क्योंकि P का सबस्क्रिप्ट 3 है तो डिग्री 3 का आर्बिट्रेरी पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया। आर्बिट्रेरी ये क्यों है? क्योंकि A0, A1, A2, A3 जो है ये रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर्स की डिफरेंट वैल्यूज A0 के लिए इन्फिनिट वैल्यूज हैं। कोई भी आप वैल्यूज पेयर, ये 4 वैल्यूज जो हैं A0, A1, A2, A3 की आप पिक कर लेंगे, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, यू कैन राइट इनटू दिस फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं T माइनस टी क्यूब, इसके लिए A0 0 है, A1 1 है, A2 0 है, A3 minus 1 है। So we are having this polynomial. So this is the arbitrary polynomial of the space P3. अब ये हमारा x है और हमने x with respect to this basis B, standard basis जो है ये निकालना है। इसका मतलब है मैंने निकालना है C1 into 1, first element of the basis, C2 T plus C3 T square plus C4 T cube. I have to find out the values of C1, C2, C3 such that this equals P of T, जो कि मैंने X डिनोट किया। अब इनको आप कंपेयर करें, C1 plus C2T plus C3T square plus C4 T cube equals A0 plus A1T plus A2T square plus A3 T cube। अब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूं, C1 माइनस A0 प्लस C2 माइनस A1 T प्लस C3 माइनस A2 T स्क्वायर प्लस C4 माइनस A3 T क्यूब इक्वल 0 पॉलिनोमियल। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, ये रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर, ये भी, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इक्वल 0। ये बेसिस फॉर्म करता है तो ये 1 T स्क्वायर T क्यूब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो इसका मतलब है such an equation will have C1 minus A0 equals 0 solution, C2 minus A2 equals 0 solution, and C3 minus A2 equals 0 solution, C4 minus A3 equals 0 solution। यहां से आपके पास C1 की वैल्यू A0 आ गई, C2 की वैल्यू A2 आ गई, C3 की वैल्यू यहां पे 1 होगा, A2 आ गई और C4 की वैल्यू A3 आ गई। सो वी आर हैविंग द सॉल्यूशन पॉलिनोमियल P of T, arbitrary polynomial, goes to this vector A0, A1, A2 and A3। अब ये वेक्टर अगर A0, A1, A2, A3 रियल नंबर्स हैं, दिस वेक्टर बिलोंग्स टू R4। So the space P3 is isomorphic to R4। और पिछले रिजल्ट से भी हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि इसकी अगर स्टैंडर्ड बेसिस ये है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं ना। सो अ बेसिस हैविंग 4 n equals 4 must be isomorphic to r raised to power n equals 4। ये पिछला रिजल्ट जो हमने किया। सो दिस इज द फॉर्मल वे हाउ वी डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस।
use coordinate vectors to verify that the polynomials are linearly dependent in P2. अब P2 क्या है? P2 is the space of polynomials containing quadratic and less than degree. Linear भी है, constant भी है. अब coordinate, ये मैंने आपको previous lecture में hint in fact बता दिया था कि किस तरह इस तरह के सॉल्व करने हैं. अब ये पोलिनोमियल है, तो अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमने चेक किया कि इसका कोऑर्डिनेट इन P2 की स्टैंडर्ड बेसिस सबसे पहले लिखें. स्टैंडर्ड बेसिस क्या है? 1 t स्क्वायर, 2 है तो t2 तक जाएगा. ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. एवरी quadratic polynomial can be generated by this one and this set is linearly independent, so forms a basis for P2. अब इस पोलिनोमियल का 1 प्लस 2t स्क्वायर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये मैंने आपको बताया था कि इस पोलिनोमियल का कांस्टेंट की फर्स्ट एंट्री 1, लीनियर कोई नहीं है, और t क्या है? कोएफिशिएंट 2 है. ये होगा कोऑर्डिनेट. अब 4 प्लस t प्लस 5t स्क्वायर, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इट्स कोऑर्डिनेट विल बी कांस्टेंट 4, लीनियर टर्म का 1 है कोएफिशिएंट, क्वाड्रेटिक का 5 है. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट मैप ऑफ दिस पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस. सिमिलरली 3 प्लस 2t, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट मैप क्या होगा? क्या वेक्टर देगा R3 का? 3 2 क्वाड्रेटिक टर्म है ही नहीं, तो we will consider it 0. Now I have already told you in the previous lecture that these polynomials will be linearly independent or dependent if these vectors are linearly independent or dependent. तो इन वेक्टर्स को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है. इन वेक्टर्स का लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना है, तो मैं लेट्स से इस वेक्टर को u1 कह लेता हूं, इसको u2 कह लेता हूं, इसको u3 कह लेता हूं. तो मैं इस सिस्टम को सॉल्व करूंगा ना, c1 u1 प्लस c2 u2 प्लस c3 u3 इक्वल 0. अब इस सिस्टम के कोरस्पॉन्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है, जो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ. अब कोरस्पॉन्डिंग टू दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है, इसको मैं चेक करना है कि इसका सोल्यूशन सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन अगर होगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, अगर एक भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे. और मुझे कहा गया कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं, इट मींस इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा होमोजेनियस सिस्टम का, जो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है. इसको रो रिड्यूस किया मैंने, रो रिड्यूस करके मेरा ये फॉर्म आता है, एंड दिस क्लियरली सेज दैट इट्स हैज अ फ्री वेरिएबल. अगर इसका सोल्यूशन मैं लिखना चाहूं तो क्या होगा? c2 u2 प्लस 2 टाइम्स u2 लिख दिया मैंने, c2 ओनली आएगा, प्लस 2 टाइम्स c3 equals 0, and we are having c2 equals minus 2 times c3. c3 is free variable, and similarly c1 will be equals minus 4 times c2 minus 3 times c3, और c2 की यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ, तो 8 times c3 minus 3 times c3 equals 5 times c3, and c3 is free, so we are having the in fact infinite many solutions. So these vectors which are from R3 are linearly dependent, and hence these polynomials are linearly dependent. यही हमने शो करना था. Next example is let v1, v2 and x are these vectors and b equals v1, v2, then b is a basis for span v1, v2. Determine, और ये example हमने की थी, determine if x is in H and if it is, find the coordinate vector of x relative to b. इसका मतलब ये हुआ कि ये H की बेसिस फॉर्म करता है. सबसे पहले हमने क्या करना है कि H x को x belongs to H चेक करना. In fact, both questions will be answered by the same way. X belongs to H होगा if we are able to find out the constant c1 v1 प्लस c2 v2. अब इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए मुझे, ये मेरा ऑगमेंटेड सिस्टम बनता है इस सिस्टम का,
इसको एचेलॉन फॉर्म में लाना होगा, और ये ही जो है C1 C2 जो है यही मेरा x का कोऑर्डिनेट बनेगा b, उसके लिए भी मुझे इसी सिस्टम को सॉल्व करना है। सो फॉर बोथ क्वेश्चंस आई विल सॉल्व द सेम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये है। इसकी एचेलॉन इनफैक्ट रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म जो है वो ये आती है, विच कोरस्पॉन्ड्स कि आपका जो है C1 जो है इक्वल्स 3 है और C2 इक्वल्स 2 है। सो x बिलोंग्स टू H है एंड x ऑफ B जो है वो क्या है 3 2। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस की वेरिफिकेशन भी होती है। अब ये अगर कोऑर्डिनेट मैप है विद रिस्पेक्ट टू दीज वेक्टर्स v1 and v2, it means 3v1 which is 3 6 2 plus 2v2 minus 2 0 1, यहाँ पे -1 है, should be equals x 3 12 and 7। और आप ये चेक कर सकते हैं कि ये इक्वेशन वेरीफाई कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल में लेट b1 b2 b3 and x, we are given x, show that set b1 b2 b3 is a basis for R3। अब फर्स्ट का सॉल्यूशन मैंने देखना है तो मैं ए मैट्रिक्स बना लेता हूं कंसिस्टिंग ऑफ b1 b2 b3। ये मैं बना लिया मैट्रिक्स 1 0 0 -3 4 0 3 -6 and 3. This matrix is already in echelon form and every row has a pivot element. By using invertible matrix theorem, A is invertible, A invertible हो गया क्योंकि हर रो में पिवट एलिमेंट है और इसका ऑर्डर 3/3 है। A invertible हो गया मीन्स कॉलम्स ऑफ A लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए और कॉलम्स ऑफ A स्पैन R3 हो गए क्योंकि ये वेक्टर्स R3 में था। यही दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो तो हम कहते हैं सेट बेसिस है। सो S कंटेन और B लिखा हुआ है यहाँ पे तो B ही लेंगे, कंटेनिंग B1 B2 B3 forms a basis for the space R3. Find the change of coordinate matrix from B to the standard basis. इसका मतलब है PB आपने निकालना है। PB जो है वो हम मैट्रिक्स B1 B2 B3 के कॉलम्स में लेते हैं, वो मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यही जो है चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम B टू द स्टैंडर्ड बेसिस अगर निकालना है तो इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। सो यू विल be able to write down the PB inverse also। और ये क्या है, x को PB inverse XB ये हमने आज के लेक्चर में सीखा है। तो you will find out the inverse of this one। Write the equation that relates x belongs to R3 to the x of B। ये आज के लेक्चर में ही हमने, ये मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कहाँ पे हमने ये सीखा है। ये x equals PB XB, दिस इज द रिलेशन। और अगर हमने लेफ्ट मल्टीप्लाई करने हैं तो कोऑर्डिनेट मैपिंग जो है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है, इस स्लाइड में। तो जस्ट मैंने आपको रिकॉल भी करवा दिया कि आज के लेक्चर में ही हमने किया। तो चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम द B टू द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, वो ऑलरेडी ये मैट्रिक्स है B1 B2 B3। और x ऑफ B अगर आपने निकालना हो तो वो आपका P ऑफ B P इनवर्स, ये मैपिंग आपकी बनेगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन x इक्वल्स P ऑफ B x ऑफ B, ये इक्वेशन भी रिलेट कर रही है x को कोऑर्डिनेट ऑफ x से, और ये इक्वेशन मैपिंग जो है x ऑफ B इक्वल्स PB इनवर्स x, और ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा। ऑलरेडी हमने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम से कह दिया कि ये इन्वर्टिबल है। तो ये भी इक्वेशन जो है, बोथ इक्वेशंस आर रिलेटिंग x टू द कोऑर्डिनेट ऑफ x। फाइंड x ऑफ b फॉर द x गिवन अबव। उसके लिए आप ये इक्वेशन यूज करेंगे कि आप इसका इनवर्स निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है
वो इजीली निकाला जा सकता है। इनफैक्ट ए का इन्वर्स निकाल के इस मैट्रिक्स का जो कि पी बी है इसका इन्वर्स निकाल के आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास एक्स ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, और इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इस सिस्टम को सॉल्व करें, C1 B1 प्लस C2 B2 प्लस C3 B3 इक्वल्स x, इस सिस्टम को सॉल्व करें। क्योंकि ये आपका मैट्रिक्स जो है B1 B2 B3 का ये ऑलरेडी एचेलॉन फॉर्म में है, तो सोल्यूशन क्या आएगा आपका 3C3 इक्वल्स 3, तो आपके पास C3 जो है वो 1 आ गया। सेकेंड इक्वेशन 4C2 इक्वल्स 6, C3 माइनस 6 प्लस 2 है, x का सेकेंड एंट्री जो है ये प्लस 2 है, सो वी विल हैव हियर प्लस 2, और C2 आपके पास 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाय 4, ये 2 आ गया। अब C1 जो है फर्स्ट इक्वेशन जो है वो मेरी क्या बन रही है, C1 इक्वल्स 3 टाइम्स C2 माइनस 3 टाइम्स C3 एंड माइनस 8। C2 की वैल्यू क्या है 2 है, 6 माइनस C3 की वैल्यू 1 है, माइनस 3 माइनस 8 एंड योर C1 इज इक्वल्स minus 5. So the coordinate x of b equals minus 5 to 1. These are the coordinate, और आप इसको alternative way से इसका inverse निकाल के भी इस फार्मूले से स्टैटिक से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। The set B equals 1 plus t square, t plus t square is a basis for t2. Find the coordinate vector of pt equals 6 plus 3t minus t square. कोऑर्डिनेट अब निकालने के लिए हमने ये पढ़ा हुआ है P2 है, तो P2 is there are several way of doing this question. P2 is isomorphic to R3. P2 is isomorphic to R3. अब 1 प्लस टी के कोरस्पॉन्ड आपके पास वेक्टर R3 में क्या आ रहा है 1 1 0, ये आई होप कि आप सब लोग लिख सकते हैं। 1 प्लस टी स्क्वेयर के कोरस्पॉन्ड आपके पास वेक्टर क्या आ रहा है 1 0 1। टी प्लस टी स्क्वेयर के कोरस्पॉन्ड आपके पास वेक्टर क्या आ रहा है 0 1 1। अब आपने ये वेक्टर्स को अगर मैं u v w कह दूं, तो आपने पी टी का वेक्टर क्या बन रहा है 6 प्लस 3t माइनस टी स्क्वेयर, इसका वेक्टर R3 के कोरस्पॉन्ड क्या बन रहा है 6 3 माइनस 1। सो यू हैव टू राइट डाउन, इसको मैं x कह लूं, यू हैव टू फाइंड आउट C1 C2 such that C3 such that this equation satisfies. इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो क्या बनता है, वो मैं लिख लेता हूं यहां पे 1 1 0 1 0 1 0 1 1 एंड 6 3 माइनस 1, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसका बन रहा है। इसको मैं इसका सोल्यूशन निकालना है C1 C2 C3 निकालना है, तो इसको मैं एचेलॉन फॉर्म में करूंगा, तो 1 0 6 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं ये इक्वेशन 1 माइनस 3 0 1 1 माइनस 1। अब फिर इसको फिर मैं आई विल डू द रो ऑपरेशन 1 0 6 माइनस 1 1 माइनस 3, जस्ट ऐड करूंगा इक्वेशंस, ऐड करने से ये मेरा 2 बन जाएगा और ये मेरा माइनस 4 बन जाएगा। So from these equations I can have C3 equals minus 2 minus C2 equals minus 3 minus C3 and C2 equals क्या बन जाएगा आपका
3 plus 3 minus 2, which is C2 equals 1. And similarly, first equation C1 equals minus C2 plus 6 बन रही है. C1 equals जो है वो आपका क्या आ जाएगा, C2 की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है 1, minus 1 plus 6 equals 5. So the coordinate of this polynomial will be, with respect to this basis, will be 6 plus 3t minus t square. Coordinate of this, जो कि हम इस तरह लिखते हैं, equals C1 5, C2 1, C3 minus 2. ये कोऑर्डिनेट आप इस तरह भी कर सकते हैं और ये इजी वे है. सेकंड, आप C1 1 प्लस t प्लस C2 1 प्लस t स्क्वेयर प्लस C3 t प्लस t स्क्वेयर इक्वल्स 6 प्लस 3t माइनस t स्क्वेयर. इसको भी आप अगर कांस्टेंट इक्वल कांस्टेंट करें, कांस्टेंट क्या आ रहे हैं C1 प्लस C2, इसको सिंप्लीफाई करें C1 प्लस C2 प्लस t की पावर 1 वाले का कोफिशिएंट क्या आ रहा है C1 प्लस C3 और प्लस t स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट क्या आ रहा है t स्क्वायर C2 प्लस C3 इक्वल्स 6 plus 3t minus t square. Now the two polynomials are equal. It means C1 plus C2 equals 6. C1 plus C3 equals 3 and C2 plus C3 equals minus 1. ये सिस्टम को सॉल्व करें. ये सिस्टम एग्जैक्टली इसी के इक्वल आएगा. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यही आएगा इसका. ठीक है, आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड जो है वो से 6 3 minus 1 1 1 0 एग्जैक्टली सेम है. सो दीज आर द सेम थिंग्स. वेदर यू विल राइट डाउन द कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर इन R3 एंड देन सॉल्व द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और यू राइट लीनियर कॉम्बिनेशन, जो कि बाय डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट निकालने के लिए. इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो पोलिनोमियल को मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है बेसिस के वेक्टर्स में, एंड देन वी आर लुकिंग फॉर C1 C2 एंड C3. जिस तरह मर्जी आप करें, यू विल गेट द सेम आंसर. सो हम अपने लेक्चर के लास्ट में हैं. एट द एंड आई विल गिव यू सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड हियर आर सम ऑफ द प्रैक्टिस प्रॉब्लम. द सेट B containing these vectors is a basis of P2. Find the coordinate vector of PT. इसके कोऑर्डिनेट वेक्टर जैसे अभी हमने किया इसी तरह आप कर सकेंगे. डिटरमिन वेदर द सेट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स फॉर्म अ बेसिस फॉर द P3. P3 की बेसिस फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. जस्टिफाई योर आंसर. इसके लिए भी आप कोरस्पॉन्डिंग जो है वेक्टर्स इन R4, अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आपके पास हर पॉलिनोमियल के कोरस्पॉन्ड आपके पास R4 का वेक्टर आएगा. उसको आप देखेंगे कि वो वेक्टर जो है वो कोरस्पॉन्डिंग टू ईच पॉलिनोमियल यू आर हैविंग अ वेक्टर इन R4. जितने भी वो वेक्टर्स आएंगे, कितने पॉलिनोमियल्स हैं 1 2 3 एंड 4. 4 पॉलिनोमियल्स जो है कि कोरस्पॉन्ड आप 4 वेक्टर्स आएंगे R4 के, उनको आप चेक करेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है. सिमिलरली आप ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, जो कि बेसिस का ट्रिक मैंने एट द बिगनिंग ऑफ दिस लेक्चर भी बताया था कि R4 का जो है बेसिस में 4 एलिमेंट होंगे और एनी वेक्टर कंटेनिंग लेस देन 4 एलिमेंट कैन नॉट बी अ बेसिस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस विच इज R4. और R4 और P3 जो है ये आइसोमॉर्फिक होते हैं. आइसोमॉर्फिक का मतलब भी मैंने आज के लेक्चर में बता दिया. फाइंड द वेक्टर x डिटरमिन्ड बाय द गिवन कोऑर्डिनेट xb एंड द गिवन बेसिस b. ये इजी है, ये भी आपने सॉल्व करना है कि गिवन वेक्टर है xb गिवन है और बेसिस गिवन है, आपने x जो है वो डिटरमिन करना है. ठीक है, आई होप यू विल बी एबल टू डू दीज क्वेश्चंस. और आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा. एवरीथिंग इज क्लियर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम योर इंस्ट्रक्टर बाय राइटिंग एन ईमेल.
Till the next lecture, Allah Hafiz and take care.